The next organelle is the centriole. जो सेंट्रियोल नाम की ऑर्गेनेली है, अगर आप इस ऑर्गेनेली को देखो तो यूजुअली हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर जो रहती है और एक पेयर की फॉर्म में रहती है। सेंट्रियोल्स जो है ऐसे पेयर की फॉर्म में होते हैं और इनके अराउंड एक कवरिंग होती है, ठीक है, जिसको हम लोग सेंट्रोस्फियर बोल देते हैं। इसको सेंट्रोस्फियर, और इन दोनों को हम लोग बीच में इन दोनों को क्या बोल देते हैं, सेंट्रियोल्स। कंबाइनली इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, सेंट्रोस्फियर और सेंट्रियोल को कंबाइनली हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेंट्रोजोम के नाम से। अगर आप लोगों को याद हो, जब आप लोगों ने माइटोसिस, मियोसिस, सेल डिवीजन के प्रोसेसेस पढ़े होंगे, तब आप लोगों ने एक एस्ट्रल रेज के बारे में पढ़ा होगा कि एस्ट्रल रेज फॉर्म करता है हमारा सेंट्रोजोम। तो क्या होता है, सेंट्रोस्फियर डिसअपियर हो जाता है और सेंट्रियोल जो है, दोनों सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। एक अपर पोल की तरफ मूव कर जाता है, एक लोअर पोल की तरफ मूव कर जाता है, और ऐसे जो है एस्ट्रल रेज की फॉर्मेशन हो जाती है। ये ऑर्गेनेली जो है वहां पे हेल्पफुल होती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेंट्रियोल्स जो हैं पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, जिनके अराउंड सेंट्रोस्फियर प्रेजेंट रहता है। कंबाइनली हम लोग सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फियर को सेंट्रोजोम के नाम से जानते हैं। अगर सेंट्रोजोम की बात हो रही है तो याद रखना कि सेंट्रियोल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पेयर की फॉर्म में है और उसके अराउंड सेंट्रोस्फियर प्रेजेंट है। उस कंडीशन में हम लोग इसको सेंट्रोजोम बोल देते हैं। और जो ये दोनों सेंट्रियोल्स जो एक साथ है, इनको अब इस कंडीशन में जब ये कपल की फॉर्म में है तो इसको डिप्लोजोम बोल देते हैं। ओके, डार्कली स्टेन्ड ग्रेन्यूल्स के जैसे प्रेजेंट रहते हैं, और इनको जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो जो सेंट्रियोल्स है आप लोगों को हॉलो सिलेंडर्स के जैसे दिखाई देंगे। हॉलो सिलेंडर्स के जैसे कैसे, एक सिलेंडर जो है ऐसे एक तरफ प्रेजेंट रहेगा क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने हुए हैं, और दूसरा जो है इसके परपेंडिकुलर प्रेजेंट रहेगा। ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलरली दोनों जो सेंट्रियोल्स दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट रहते हैं। और एक सेंट्रियोल के अंदर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं टोटल 9। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स से जो है एक सेंट्रियोल बनता है। इज इट क्लियर, सेंट्रियोल क्लियर है सब लोगों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सेंट्रियोल्स जो है हमेशा पेयर की फॉर्म में रहते हैं नॉर्मल सेल में, लेकिन जब सेल जो है डिवीजन के प्रोसेस में होता है, जब सेल की डिवीजन होती है, तब ये सेंट्रियोल्स जो हैं एक दूसरे से सेपरेट होकर के ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। सेंट्रियोल्स के अराउंड सेंट्रोस्फियर ने कवर किया होता है। इस कंडीशन में इसको हम लोग सेंट्रोजोम के नाम से जानते हैं, और जब दो सेंट्रियोल्स एक साथ में प्रेजेंट है तो उनको डिप्लोजोम बोल देते हैं हम लोग। फंक्शंस क्या है अब इन सेंट्रियोल्स के, एक तो मैंने आप लोग को बता दिया कि सेल डिवीजन के ड्यूरिंग, यहाँ पे जब मैंने ये एस्ट्रल रेज वाला बताया कि एस्ट्रल रेज की फॉर्मेशन में या एस्ट्रस की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं एनिमल सेल्स के अंदर। दूसरा क्या है, बेसल बॉडीज की फॉर्मेशन के लिए। बेसल बॉडीज जो है सेंट्रियोल्स से ही बनती है। इवन जब बेसल बॉडीज जो है वो सेंट्रियोल्स में भी कन्वर्ट हो सकती है, तो इनकी इंटर कन्वर्जन हो जाती है। सेंट्रियोल्स बेसल बॉडीज बनाते हैं और समटाइम्स बेसल बॉडीज विल ऑल्सो कन्वर्ट इनटू द सेंट्रियोल्स। जब सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाएगा, तो कल मैंने आप लोग को सिलिया एंड फ्लैजेला के बारे में बताया था कि बेसल बॉडीज जो है उनमें से सिलिया एंड फ्लैजेला जो है वो राइज होंगे। तो सेंट्रियोल जो है बेसल बॉडी बनाएगा और इनडायरेक्टली सिलिया और फ्लैजेला को राइज करने में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा जो सेंट्रियोल है वो मेल के स्पर्म सेल में भी प्रेजेंट रहता है। स्पर्म की जो टेल होती है उसमें जो एक्सोनीम होता है, एक्सोनीम को बनाने में भी जो है सेंट्रियोल हेल्प करता है। दीज आर द मेजर 3 फंक्शंस ऑफ द सेंट्रियोल। सबसे पहले क्या है, एनिमल सेल की जब डिवीजन होनी है तो इन एस्टर्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दूसरा, बेसल बॉडी की फॉर्मेशन मतलब सिलिया एंड फ्लैजेला को राइज करने में हेल्प करता है। तीसरा, जो मेल
स्पर्म है उस स्पर्म की जो टेल है, टेल का एक्सोनिम बनाने में भी सेंट्रियोल्स जो है वो हेल्पफुल होते हैं. सो आवर नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज द बेसल बॉडी. सो बेसल बॉडी के बारे में आप लोगों ने सिलिया एंड फ्लैजेला में भी पढ़ा और सेंट्रियोल में भी पढ़ा है. बेसल बॉडीज है कि एक्चुअली ग्रेन्यूल्स टाइप होते हैं, इनको बेसल ग्रेन्यूल्स या फिर किनेटोजोम्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं. सो जो बेसल बॉडीज रहती हैं, सपोज कि ये मेरा सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है. सो बेसल बॉडीज जो रहेंगी वो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियर बाय रहेंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इन बेसल बॉडी से बाहर क्या है, सिलिया और फ्लैजेला अराइज होंगे. If you remember yesterday also I draw the structure and I told you about the basal bodies and cilia and flagella. So basal bodies की presence near by plasma membrane रहेगी. Centrioles के साथ इनका structure बहुत ज़्यादा मैच करता है, shape, इनकी chemistry, इनका ultra structure, almost सारा कुछ basal body और centriole का same होता है. क्यों? क्योंकि centrioles से ही basal bodies बनते हैं. तो basal bodies का function क्या है? सबसे पहले function क्या है कि cilia और flagella को arise करते हैं. दूसरा क्या है, सिलिया और फ्लैजेला की मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं. बेसल बॉडीज जो है इन सिलियाज और फ्लैजेला की मूवमेंट को कंट्रोल करके रखती है. अनदर फंक्शन क्या है बेसल बॉडी का, कि सेंट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब कभी भी सेल को जरूरत पड़ती है. तो बेसल बॉडीज क्लियर है एवरीवन? स्टूडेंट्स बेसल बॉडीज क्लियर है? यस मैम. यस मैम. तो इसके साथ जो हमारे सेल ऑर्गेनेलीज है दैट गॉट फिनिश्ड. तो मैंने आप लोगों को आज लास्ट 2 ऑर्गेनेलीज करवाई, एक सेंट्रियोल करवाया, दूसरा बेसल बॉडी करवाया. सो सेंट्रियोल्स जो है पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, पेयर में इसको डिप्लोजोम बोल देते हैं. जब इन डिप्लोजोम्स के अराउंड जो है सेंट्रोस्फीयर प्रेजेंट रहता है उस टाइम इसको हम लोग सेंट्रोजोम के नाम से जानते हैं. तो हॉलो सिलेंडर लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है. तो 2 सेंट्रियोल्स जो हैं सेंट्रोजोम के अंदर एक दूसरे के परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होते हैं. इन सेंट्रियोल्स के अंदर जो है माइक्रोटब्यूल्स प्रेजेंट रहती हैं. टोटल 9 माइक्रोटब्यूल से मिलके जो है हमारा एक सेंट्रियोल बनता है. फंक्शंस क्या है सेंट्रियोल्स के, एक तो एनिमल सेल की डिवीजन के ड्यूरिंग एस्टर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, दूसरा बेसल बॉडी बनाने में हेल्प करते हैं जो कि फर्दर सिलिया एंड फ्लैजेला को राइज करते हैं, और स्पर्म की टेल क्या एक्सोनीम बनाने में हेल्प करते हैं. एंड सेकेंड जो हम लोगों ने आज ऑर्गेनेली की दैट वाज द बेसल बॉडी. सो बेसल बॉडी को किनेटोजोम्स या बेसल ग्रेन्यूल्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं. प्लाज्मा के नियर बाय बेसल बॉडीज प्रेजेंट रहती है. इनका जो स्ट्रक्चर है, जो इनकी केमिस्ट्री है, वो टोटली मैच करती है सेंट्रियोल्स के साथ. क्यों? क्योंकि सेंट्रियोल्स ही बेसल बॉडी बनाने में हेल्प करते हैं. सो दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर. बेसल बॉडीज के क्या फंक्शन है, सिलिया एंड फ्लैजेला को अराइज करते हैं, प्लस इनके मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, और सब बेसल बॉडीज जो है वो टाइम आने पे सेंट्रियोल्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं जब कभी भी सेल को जरूरत पड़ती है. सो आफ्टर सेल ऑर्गेनेलीज नेक्स्ट जो आ गया हमारा पोर्शन आ गया साइटोप्लाज्म का, दैट आर द सेल इंक्लूजन्स. सो सेलुलर ऑर्गेनेलीज मैंने आप लोगों को बताया था कि दे आर द लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल एंड सेल इंक्लूजन्स आर द नॉन लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल. ठीक है. तो बहुत सारे सेल इंक्लूजन्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे सेल के अंदर, जिनमें से वैक्यूल्स सबसे कॉमन है. ह्यूमन सेल में वैक्यूल्स नहीं दिखाई देते, लेकिन एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स हैं वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं. वैक्यूल्स के अलावा और क्या क्या आ जाता है सेल इंक्लूजन्स में, रिजर्व फूड आ जाता है. उसके बाद बहुत सारी गैसेस आ जाती हैं, वेस्ट आ जाता है, इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स आ जाते हैं, एंड सिक्रीशंस आ जाती है.
So these are the different cell inclusions which are present inside the cells. So सबसे पहले वैक्यूल्स की बात करते हैं. So वैक्यूल आप लोग को वैसे तो पता है कि एक खला जिसको बोल देते हैं, जहाँ पे प्रेशर नहीं होता है, बिल्कुल खाली जगह होती है, उनको वैक्यूल्स बना देते हैं. सो यूकैरियोटिक सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, एनिमल सेल्स में भी होते हैं, प्लांट सेल्स में भी होते हैं. लेकिन लिटिल बिट डिफरेंट है कि एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स है वो काफ़ी स्मॉल स्मॉल होते हैं और इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है. साइटोप्लाज्म में इधर उधर स्कैटर्ड मिलते हैं. वहीं पे अगर आप प्लांट सेल की बात करोगे तो प्लांट सेल के अंदर एक सिंगल लार्ज साइज वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट रहता है. तो न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियस जो है एक तरफ प्रेजेंट रहता है और एक बड़ा सा वैक्यूल जो है प्रेजेंट रहेगा. लेकिन अगर आप प्लांट सेल में देखोगे तो ऐसे न्यूक्लियस रहेगा और वैक्यूल्स जो है छोटे छोटे इधर उधर आप लोग को स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेंगे. ओके, सो ये मेन डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में. आप लोगों ने छोटी क्लासेस में एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी उन्होंने इस बात को जो है डिफरेंस में बताया जाता है कि जो वैक्यूल्स है एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स हो सकते हैं, स्मॉल साइज के रहेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड. लेकिन जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में एक सिंगल बड़ा जो है वैक्यूल रहेगा जो कि मोस्टली सेंटर में प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस को एक तरफ धकेल देता है और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, सेल सैप प्रेजेंट रहता है. जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है उसको सैप बोल देते हैं, तो सेल सैप प्रेजेंट रहता है. और प्लांट सेल के अंदर ऑलमोस्ट 90% जो वॉल्यूम है ये वैक्यूल जो है उसको कवर कर लेता है. तो अगर आप वैक्यूल का स्ट्रक्चर देखो तो जैसे कि मैंने ये प्लांट सेल में बड़ा ड्रॉ किया है तो बेटर आप लोग को समझ में आ जाएगा. एक तो इसकी आउटर कवरिंग है जो कि मैंने ब्लैक कलर से मेंशन की है और इसके अंदर ये ब्लू कलर का मैंने कुछ मेंशन किया है लिक्विड सा. सो जो आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग को टोनोप्लास्ट बोल देते हैं और जो इसके अंदर प्रेजेंट है लिक्विड उसको सेल सैप बोल देते हैं. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अबाउट द सेल सैप. ठीक है, सपोज कि ये वैक्यूल है. वैक्यूल देखो किसी भी शेप का हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स प्रेजेंट रहती हैं. तो वैक्यूल्स की जो आउटर कवरिंग है इसको बोल दिया टोनोप्लास्ट और इसके अंदर जो प्रेजेंट है उसको बोल दिया सेल सैप. सेल सैप कुछ भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकती हैं. इसके अलावा सेल सैप में वाटर होता है, मिनरल्स, शुगर, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स. और जो टोनोप्लास्ट होती है वो सेमी परमिएबल होती है, हर एक मटेरियल को अपने से अंदर बाहर नहीं जाने देती, सिर्फ सिलेक्टिव मटेरियल ही इसको क्रॉस कर सकते हैं और सिंगल लेयर होती है टोनोप्लास्ट की. अब इन सेल्स, इनका फंक्शन क्या है, इन वैक्यूल्स का फंक्शन क्या है. सो सबसे पहले तो क्या है, जो भी ये वैक्यूल होते हैं इनके अंदर ये सेल सैप प्रेजेंट है, तो ये सेल सैप क्या करता है, प्लांट सेल का टर्गर प्रेशर इंक्रीज कर देता है. टर्गर प्रेशर क्या है, सपोज कि ये सेल है, इसके अंदर की चीजें जो इसके वॉल्स के ऊपर प्रेशर डालती है उसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने बैलून में एयर फिल की है तो बैलून के अंदर जो एयर फिल्ड है वो क्या है, बैलून की वॉल्स के ऊपर प्रेशर डाल रही है, जिसकी वजह से बैलून की जो वॉल्स है वो आप लोगों को काफी टर्जिड दिखाई देती है. लेकिन जैसे ही उसमें से एयर निकाल दो उसका टर्गर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और उनकी वॉल्स जो है देखो कैसे वो मतलब रिंकल्स आ जाते हैं उनमें और काफी सॉफ्ट सी हो जाती है. सो आप लोग को पता है कि प्लांट सेल्स काफ़ी टर्जिड होते हैं, फूले हुए होते हैं. सो उनमें वो टर्गर प्रेशर कौन इंक्रीज करता है, ये सेल सैप इंक्रीज करता है. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं वैक्यूल्स. वाटर को स्टोर करके रखते हैं, मैक्सिमम जो वाटर होता है वो इन वैक्यूल्स के अंदर ही स्टोर्ड रहता है. ओके, दे स्टोर वाटर. वाटर के अलावा और बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, मिनरल्स को स्टोर करके रखते हैं और न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करके रखते हैं. तो एज अ स्टोरेज के तौर पे भी सेल को हेल्पफुल है. इसके अलावा समटाइम्स वेस्ट को भी अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, और सेल्स की ग्रोथ के ड्यूरिंग भी हेल्प करते हैं. जब कभी भी सेल को इलोंगेट होना होता है, लंबा होना होता है, तो ये वैक्यूल्स जो है सेल की इलोंगेशन में हेल्प करते हैं. सो क्या क्या फंक्शन है इन वैक्यूल्स का, उस बेसिस पे आप लोग वैक्यूल्स को जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. अगर दे कंटेन फूड एंड न्यूट्रिएंट्स दे आर कॉल्ड फूड वैक्यूल्स.
डाइजेस्टेड फूड या इनडाइजेस्टेड फूड भी इनमें हो सकता है। पिनोजोम या फैगोजोम बोल सकते हो आप लोग इनको। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या होते हैं? दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड दे कैन गेट रिलैक्स्ड, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं और एक्सक्रीशंस में हेल्प करते हैं। एंड लास्ट वन इज द गैस वैक्यूल्स, जिनको आप लोग एयर वैक्यूल्स के नाम से भी जानते हो। सो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि गैस वैक्यूल के अंदर जा तो एयर रहेगी, या बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट रहेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वैक्यूल्स। सो वैक्यूल्स के बारे में मैंने आप लोग को पहले क्या बताया कि वैक्यूल्स जो है यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। एनिमल सेल्स में इनका काउंट ज़्यादा होता है, लेकिन काफ़ी साइज जो स्मॉल होता है, साइटोप्लाज्म में इधर उधर स्कैटर्ड होता है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, एक सिंगल वैक्यूल प्रेजेंट रहता है जो कि अराउंड 90% सेल को कवर कर लेता है, और उसके अंदर जो है सेल सैप प्रेजेंट रहता है। उसके बाद वैक्यूल्स के लिटिल बिट हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात की। आउटर कवरिंग होती है जिसको टोनोप्लास्ट बोल देते हैं, उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको सेल सैप बोल देते हैं। इस सेल सैप के अंदर वाटर हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं और वेस्ट हो सकता है। फंक्शंस क्या है इन वैक्यूल्स के? प्लांट सेल में टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, टर्गर प्रेशर एक्सर्ट करके। इसके अलावा अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर सकते हैं, मिनरल्स को स्टोर कर सकते हैं, वेस्ट को स्टोर कर सकते हैं, और सेल की ग्रोथ में हेल्प करते हैं सेल की इलोंगेशन के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया कि फंक्शन के बेसिस पे आप लोग वैक्यूल्स को कैटेगराइज कर सकते हो। तो वी आर हैविंग टोटल 3 कैटेगरीज ऑफ वैक्यूल्स इन द सेल्स। फूड स्टोर है उनमें तो फूड वैक्यूल्स बोल सकते हो। अगर वो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते तो उनको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोल देते हैं। अगर उनमें गैसेस या एयर प्रेजेंट रहती है तो उनको गैस वैक्यूल या फिर एयर वैक्यूल बोल देते हैं। सो वैक्यूल्स आर डन। सेल इंक्लूजन्स में वैक्यूल्स हो गया। वैक्यूल के बाद नेक्स्ट जो है दैट इज द रिजर्व फूड। सो रिजर्व फूड आप लोग को पता ही है, जैसे एनिमल सेल्स में रिजर्व फूड होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में होता है। इसके अलावा जो रिजर्व फूड है वो लिपिड के ग्रेन्यूल्स या फैट के ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हो सकता है। सो जो फूड स्टोर्ड फॉर्म में है, रिजर्व फॉर्म में है, दिस इज ऑल्सो कमिंग अंडर द सेल इंक्लूजन्स। उसके बाद गैसेस, यू नो कि बहुत सारी गैसेस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द सेल इंक्लूजन्स। सो O2, CO2, N2, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी गैसेस जो है सेल इंक्लूजन्स में आती है। वेस्ट रहेगा जो अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना है अमोनिया बनता है हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट में। सो अमोनिया जो है बाद में यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। सो यूरिया जो है बॉडी से बाहर निकलता है क्योंकि अमोनिया जो है हाईली टॉक्सिक फॉर्म में होता है। सो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द वेस्ट। ओके, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। सो ये सारा वेस्ट भी क्या है? टाइप ऑफ सेल इंक्लूजन्स है। उसके बाद इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स बताए थे मैंने आप लोगों को, कैल्शियम सॉल्ट या सिलिका के क्रिस्टल्स। अलग अलग सेल्स में जो है ये क्रिस्टल्स प्रेजेंट रहते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक सेल में रहेंगे क्रिस्टल्स की फॉर्म में, किसी सेल्स में हो सकते हैं, किसी में नहीं भी हो सकते। और लास्ट में सिक्रीशंस थी। सो सिक्रीशंस में क्या है, जैसे हमारे बॉडी के सेल्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं। सो म्यूकस इज द एग्जांपल ऑफ द सिक्रीशन। सो दैट म्यूकस इज आल्सो कमिंग अंडर द सेल इंक्लूजन्स, नॉन लिविंग होती है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा प्लांट्स में से कुछ एक गूंद टाइप सा कुछ निकलता है जिनको हम लोग गम्स बोल देते हैं। सो दैट आर आल्सो कमिंग अंडर द सिक्रीशंस, जो कि सेल इंक्लूजन्स की टाइप है। सो सेकेंड जो कैटेगरी हम लोगों ने की सेल इंक्लूजन्स की, दैट वाज द रिजर्व फूड। सो रिजर्व फूड में क्या हो सकता है? स्टार्च के ग्रेन्यूल्स, है ना, प्लांट सेल्स में स्टार्च की फॉर्म में होता है, एनिमल सेल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में रिजर्व फूड होता है। इसके अलावा फैट ड्रॉपलेट्स वगैरह, ये सारे क्या है? एग्जाम्पल्स हैं रिजर्व फूड के, विच आर द टाइप ऑफ द सेल इंक्लूजन्स। रिजर्व फूड के बाद नेक्स्ट मैंने आप लोगों को करवाया गैसेस।
सो थर्ड टाइप ऑफ सेल इंक्लूजन इज द गैसेस. सो गैसेस की एग्जांपल्स कौन कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. ऑलमोस्ट सारे सेल्स में प्रेजेंट रहती है. इसके बाद मैंने आप लोगों को वेस्ट करवाए. फोर्थ जो इंक्लूजन्स की कैटेगरी है वेस्टेज. सो वेस्टेज में क्या आ जाता है? अमोनिया आ जाता है, यूरिया आ जाता है एंड यूरिक एसिड आ जाता है. एंड लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स के बारे में. सो इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स जो है सिलिका क्रिस्टल्स या कैल्शियम सॉल्ट वगैरह, कैल्शियम सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स तो रहते ही हैं हमारे सेल्स के अंदर. सो दीज आर द एग्जांपल्स. एंड इन द लास्ट सिक्रीशंस. सो सिक्रीशंस में मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी. एक तो म्यूकस की एग्जांपल दी थी. हम ह्यूमंस में भी म्यूकस सिक्रीट होती है, जब प्लांट्स के केस में गम्स सिक्रीट होते हैं, उनमें से गूंद सा निकलता है. गर्मियों के मौसम में आप लोगों ने शायद देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें से कुछ सिक्रीशंस होती हैं जिनको हम लोग गम्स बोल देते हैं, जैसे सिंपल अपने लैंग्वेज में गूंद बोल देते हैं. ओके बच्चों, सेल इंक्लूजन्स क्लियर है सभी लोगों को? यस मैम. किसी को इसमें कुछ डाउट तो नहीं है? नो मैम. ओके, सो वी आर डन विद द साइटोप्लाज्म. सो हम लोगों ने पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन किया. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैंने आप लोगों को सारा कुछ डिटेल में करवा दिया था. उसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर और फंक्शंस कर लिए थे. उसके बाद हम लोगों ने साइटोप्लाज्म किया. साइटोप्लाज्म में मैंने आप लोगों को बताया कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होती हैं और इंक्लूजन्स होते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर. सो ऑर्गेनेलीज में हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनेलीज किए. कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हम लोगों ने किए? यस टेल मी, कौन कौन से ऑर्गेनेलीज किए हम लोगों ने? लाइसोसोम्स किए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, सिलिया एंड फ्लैजेला, सेंट्रियोल, basal body, basal bodies, Golgi bodies. That's it. Okay, so these were the cytoplasmic organelles. और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स में हम लोगों ने क्या क्या किया? वैक्यूल्स किए, रिजर्व फूड किया, गैसेस किए, वेस्ट किए, इनऑर्गेनिक क्रिस्टल और सिक्रीशंस किए. तो अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक बच गया है दैट इज द न्यूक्लियस. सो थर्ड जो पोर्शन है हमारे सेल का, जो पार्ट है दैट इज द न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस को मैंने आप लोगों को क्या बताया था? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्टर ऑफ सेल बोल देते हैं. क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है, इसके अंदर जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए की फॉर्म में स्टोर्ड रहती है. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस के पास है कि सेल को क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है. तो सेल के सारे फंक्शंस को ओवरऑल कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है. सो न्यूक्लियस जो है वो सेल के मोस्टली सेल के सेंटर में प्रेजेंट रहता है, लेकिन सेंटर में जरूरी नहीं बिल्कुल सेंटर में हो, कि इधर उधर भी प्रेजेंट हो सकता है. कॉन्सेंट्रिक पोजीशन में भी हो सकता है, इसेंट्रिक पोजीशन में भी हो सकता है. और बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है. जिनमें सिंगल न्यूक्लियस है उसको मोनोकैरियोटिक सेल बोल देते हैं. Remember one thing, whenever you are having the word karyo term is related to the nucleus. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि आप लोग को बहुत सारे टर्म्स आएंगे जिनमें केरियो वर्ड यूज होगा. तो केरियो क्या है? न्यूक्लियस से रिलेटेड है. मोनो मतलब सिंगल, केरियो मतलब न्यूक्लियस. अगर सिंगल न्यूक्लियस है तो उसको मोनोकैरियोटिक सेल बोल देते हैं. अगर न्यूक्लियस नहीं है उसको ए न्यूक्लिएटेड सेल बोल देते हैं. ए मतलब एब्सेंस, न्यूक्लियस की एब्सेंस. लेकिन ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, तो ऐसे सेल्स को हम लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स बोल देते हैं.
जैसे आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने जब WBCs पढ़े थे तो उनमें हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियस लोब्स की फॉर्म में होता है, 2 लोब्स होती है, 3 लोब्स होती है, 5 लोब्स तक हो सकती है। ठीक है, तो उनको हम लोग लॉब्यूलेटेड भी सेल्स भी बोल देते हैं जिनमें लोब्स की फॉर्म में रहता है। तो शेप की बात करते हैं, न्यूक्लियस की कोई भी शेप हो सकती है। इट कुड बी राउंड शेप्ड, ठीक है, सफेरिकल शेप्ड, ओवल शेप्ड, हॉर्स शू शेप्ड, बीन शेप्ड, जिसको आप लोग किडनी शेप्ड भी बोल सकते हो। तो हॉर्स शू शेप्ड, बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड ऑलमोस्ट जो है शेप्स सिमिलर ही है। डिस्क्वाइडल हो सकते हैं। इसके अलावा लोब्स की फॉर्म में हो सकते हैं, बाइलोब्ड, ट्राइलोब्ड, मल्टीलोब्ड। ठीक है, मतलब लॉब्यूलेटेड हो सकता है न्यूक्लियस। 2 लोब्स हो सकती है, 3 लोब्स हो सकती है, बहुत सारी लोब्स हो सकती हैं। एंड समटाइम्स ब्रांच्ड फॉर्म में भी होता है, ब्रांचिंग भी शो करता है, ब्रांचेस बना के रखता है। सो दिस वॉज अबाउट द शेप्स ऑफ द न्यूक्लियस। तो हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में क्या बात की, सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस से लेकर के मैनी नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो सकते हैं, इवन न्यूक्लियस एब्सेंट भी हो सकता है। तो आप लोगों को है कोई आइडिया कि कौन सा न्यूक्लियस, कौन सा बॉडी में सेल है जिसका न्यूक्लियस नहीं होता? RBC. Yes, RBCs, platelets also. So they are anucleated cells. उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ आवर न्यूक्लियस। सो आप लोगों ने मेनली देखा ही है कि न्यूक्लियस जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एक उसकी आउटर कवरिंग होती है और उसके मिडल में कुछ होता है। सो आउटर कवरिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियर Cell मेम्ब्रेन। wall. ठीक है, और जो लिक्विड रहेगा इसके अंदर उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देते हैं। इसके अलावा क्रोमेटिन थ्रेड्स रहेंगे इसके अंदर, जिनको हम लोग न्यूक्लियोक्रोमेटिन बोल देते हैं। ये क्रोमेटिन थ्रेड क्या करेंगे? क्रोमोसोम्स बनाने में हेल्प करते हैं। और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? हमारा DNA प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा यहाँ पे ऐसे कुछ राउंड सा प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोल देते हैं, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियर रेटिकुलम रहता है, रेटिकुलिन थ्रेड्स रहते हैं, रेटिकुलम। न्यूक्लियर रेटिकुलम। सो दिस आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियस। कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स है? सबसे पहले आउटर कवरिंग, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल देते हैं। फिर उसके अंदर जो है न्यूक्लियर प्लाज्म रहेगा, न्यूक्लियोलस रहेगा, न्यूक्लियर क्रोमेटिन रहेगा और न्यूक्लियर रेटिकुलम रहेगा। अब न्यूक्लियस के फंक्शंस की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। वो जेनेटिक मटेरियल क्या है? सेल के ओवरऑल फंक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प कर देता है। सो न्यूक्लियस जो है ये प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। जो सेल के जितने भी सिंथेसिस के प्रोसेस है, चीज़ों को फॉर्मेशन के प्रोसेस है, उन सिंथेसिस प्रोसेसेस को भी अपने कंट्रोल के अंडर रखता है। कैसे कंट्रोल करता है? एंजाइमेटिक प्रोटीन्स को फॉर्म करके, मतलब एंजाइम्स को डायरेक्ट करके। इसके अलावा जो भी रिप्रोडक्शन या डेवलपमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो भी इस न्यूक्लियस के अंदर स्टोर रहती है। जब राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होती है तब भी हमारा न्यूक्लियस जो है उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा जब ऑर्गेनिक एवोल्यूशन आता है, कोई बड़े लेवल पे कोई चेंज आनी होती है किसी भी स्पीशीज में, उसमें क्या होता है? जेनेटिक चेंजेस आती है, जेनेटिक वेरिएशंस आती है, तो न्यूक्लियस ही उसमें इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल मैं आप लोग को देती हूँ, ह्यूमन बींग्स से जब इनका एवोल्यूशन आया, जब एप्स से ह्यूमंस बने तो पहले उनकी टेल होती थी, धीरे धीरे टेल छोटी होती गई,
फिर धीरे धीरे डिसअपियर हो गई। तो कानों का साइज रिड्यूस हो गया है ना, उनका बॉडी पोस्चर चेंज हो गया। तो ये सारी चेंजेस कैसे आती है, जब न्यूक्लियस के सॉरी हमारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, उनमें म्यूटेशंस आएंगे, उनमें जेनेटिक चेंजेस आएंगी। तो वो सारा कुछ न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। तो आप लोग बोल सकते हो कि न्यूक्लियस का एवोल्यूशन में भी एक बड़ा फंक्शन रहता है थ्रू द जेनेटिक वेरिएशंस। सो वी आर डन विद द न्यूक्लियस ऑल्सो। तो हमारा जो सेल का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके। ओके मैम।